शेयर बिकवा रहे हैं। कहीं ना हम्म। कहीं एसआईपी का जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा है और वो मार्केट हम्म। को पकड़ रहा है। तो ये मार्केट अभी वापस स्टॉक स्पेसिफिक होगा जैसे जैसे अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। चलिए, क्वार्टर रिजल्ट्स का इंतजार भी रहेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट के जो 2-3 महीने हमने देखे हैं सर, मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से इतना पैनिक मार्केट में क्रिएट हो चुका था, इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतरीन रहेगी, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ज्यादा फोकस मेंटेन करके चले? देखिए मेरे ख्याल से एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो क्रूड ऑयल कंज्यूम करती है वहां पे नजर रखिए, जैसे आईओसी है, हम्म। बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। उसके बाद ऑटो नंबर्स भी मेरे ख्याल से पिछले महीने के बहुत अच्छे आ गए हैं। अशोक लेलैंड ने हम्म। काफी अच्छे नंबर दिखाए हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाए। तो ऑटो सेगमेंट हमको लगता है अभी भी काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि पेंट और जो केमिकल सेक्टर है वहां पे भी फोकस करिए, क्योंकि हम्म। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट क्रूड का इन कंपनीज के ऊपर आएगा। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक फोकस ज्यादा रहेगा। आईटी को हम अभी फिलहाल एट द पॉइंट ऑफ व्यू हम अवॉइड कर रहे हैं। आईटी ने ज्यादा पेन भी दिया है। आपने यहाँ पे सर ऑटो को भी मेंशन किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम लिया आपने, अशोक का लेलैंड का, मारुति सुजुकी के नंबर्स भी अगर हम देखें सर वो भी इम्प्रेसिव है। आपका व्यू मारुति सुजुकी को लेकर के क्या रहेगा? देखिए मारुति सुजुकी भी पैसेंजर कार में मार्केट लीडर है और नंबर जैसे आपने कहा हम्म। कि काफी स्ट्रांग है। तो इनका भी मेरे ख्याल से नंबर पहली तिमाही में अच्छा आना चाहिए होपफुली। हम्म। मुझे लगता है कि जो भी स्टील और मेटल के प्राइसेस बढ़े हैं इसका भुगतान उन्होंने प्राइस इंक्रीज लेके किया है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है ऑटो के स्पेस। ऑटो के स्पेस में चलिए ठीक है। अब इसी के साथ साथ जरा बैंक निफ्टी की तरफ भी चल लेते हैं और यहाँ पर भी समझना चाहेंगे सर आपसे कि आगे के लिए क्या जर्नी नजर आ रही है बैंक निफ्टी की। ऑलमोस्ट अगर हम पिछले कुछ सेशंस की बात करें तो मार्केट को काफी सपोर्ट किया है। अब आगे के लिए क्या होना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि बैंकिंग में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की बात करें। मुझे लगता है एसबीआई फोकस में रहेगा, क्योंकि अभी इनकी एक ग्रुप कंपनी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का पब्लिक इशू होने वाला है। हम्म। करीबन बारह हम्म। तेरह हजार करोड़ का आईपीओ होगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो सरकारी बैंक है उसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर जरूर फोकस करिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो चुकी है, बैलेंस शीट काफी अच्छा है पहले से। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट ग्रोथ अभी डबल डिजिट में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को पहले लग रहा था कि शायद एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ेंगे, बट मुझे हम्म। लगता है Q1 अच्छा रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई है, हम्म। एक्सिस बैंक है, इससे काफी सस्ते हैं। तो मैं कहूंगा हम्म। कि यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और कल हमने सर एचडीएफसी बैंक को लेकर के भी हमने डिस्कशन किया था, वहां पर भी जो मैनेजमेंट चेंजेस को लेकर के अब क्लैरिटी थोड़ी मिलती हुई नजर आ रही है। अ, अब जो नया कारभार संभालेंगे सर उनके लिए आपका व्यू क्या बन रहा है? अब एचडीएफसी बैंक जो है वो आगे चलता हुआ नजर आएगा? ये देखिए एचडीएफसी बैंक में मुझे लगता है ये जो अपॉइंटमेंट हो चुका है इससे डेफिनेटली हम्म। मार्केट को एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट तो मिला है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली नंबर्स कैसे आएंगे Q1 के, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप हम्म। एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई या एक्सिस से कंपेयर करें तो मार्केट को वो नंबर पसंद नहीं आया था। अभी भी ग्रोथ काफी हम्म। धीमा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करिए, Q1 के बाद हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद मेरे ख्याल से स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान बन सकता है। चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं कुछ खबरों की तरफ। सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कोल इंडिया को 2831 करोड़ का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। यूपी में 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी, और कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड करने पर भी काम कर रही है। सर कोल इंडिया को लेकर के आपका क्या व्यू रहेगा? अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या टाइम होराइजन लेकर के चले जिससे कि एक अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर? देखिए कोल इंडिया कंट्री की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है और हम्म। मुझे लगता है कि कोल एक बड़ा इनपुट है पावर सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा पोर्टफोलियो एडिशन हम कह सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंडर स्टॉक है। कंपाउंडर स्टॉक का मतलब है कि ये सारे कंपनीज में सब कुछ सारी कुछ डिटेल्स मार्केट को पता होती है। तो यहाँ पे अगर हम्म। 15-16% की रिटर्न आपको साल भर में चाहिए तो आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए। हालांकि स्टॉक अच्छे लेवल पे अभी है, लेकिन मुझे लगता है साल भर का मिनिमम नजरिया कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती साल भर का नजरिया रखना चाहिए कोल इंडिया को लेकर के। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के। कंपनी जो है वो 10,000 करोड़ का फंड रेज करेगी। बोर्ड ने फंड रेजिंग को अप्रूवल दे दिया है। क्यूआईपी और दूसरे रूट्स के थ्रू पैसा जुटाया जाएगा।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के सर खबर तो पॉजिटिव है, अब आगे के लिए चार्ट पैटर्न्स क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं देखिए, नॉर्मली क्यूआईपी के पहले हम निवेशकों को खरीदने को नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, क्यूआईपी के पहले बहुत बाइंग होती है और जैसे ही क्यूआईपी खत्म होता है आपको बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलता है। हालांकि देखिए, कंपनी के हम्म। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे नजरिए से एक बार क्यूआईपी को होने दीजिए, उसके बाद एक मौका मिलेगा आपको शायद थोड़े से निचले लेवल पे स्टॉक को खरीदने के लिए। और कोई कौन से प्राइस पे क्यूआईपी होता है वो भी अभी फाइनल हुआ नहीं है, बट 10,000 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है, तो हमको लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब एक और नाम यहाँ पर निकल कर के आया है, ओला इलेक्ट्रिक का। सर सबसे पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं, इसी के बारे में समझना चाहेंगे, उसके बाद तो खबर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी कैसे लगती है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंपनी ने अपने नंबर्स अभी भी डिलीवर नहीं किए जो इन्होंने प्रॉमिस किया था। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर के नंबर देखें तो अभी भी कंपनी घाटे में है। अप्रैल टू जून का क्वार्टर भी लग तो रहा है कि घाटे में ही आएगी, लेकिन अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो नया कदम उठाया है हम्म। कि इलेक्ट्रिक हाँ जी। व्हीकल्स को वो एनकरेज कर रही है, उससे शायद हो हम्म। सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बढ़े। बट इसका भी असर हमको इनके नंबर्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। आप अगर देखें तो एथर एक बड़ा कंपटीशन है, उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन है, तो कहीं ना कहीं देखिए कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है। और सारे टू व्हीलर कंपनी जैसे बजाज ऑटो है, टीवीएस है, हीरो है, ये भी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक का नंबर आने के बाद ही थोड़ी बहुत कन्विक्शन मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी एट दिस लेवल मुझे नहीं लगता है कोई खरीदने का मौका अभी आपको समझना चाहिए। ठीक है, और अगर पोर्टफोलियो में है सर तो क्या बने रहना चाहिए? देखिए, आपका नजरिया कम से कम साल भर का होना चाहिए, क्योंकि अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी ने वादा किया है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी करेगी, तो जून का क्वार्टर आने दीजिए। नंबर आने के बाद और थोड़ी क्लैरिटी आएगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आएगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे। नहीं खरीदारी नहीं करनी है। चलिए ठीक है, इसी के साथ साथ एनएमडीसी भी देख लेते हैं। जून में आयरन ओर प्रोडक्शन बढ़कर के 5.15 मिलियन टन पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल जून में इसका प्रोडक्शन 3.57 मिलियन टन रहा था। और साथ ही साथ सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 3.98 मिलियन टन पर ये पहुंच चुका है। एनएमडीसी का सर जिस तरीके से अब इनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, क्या आगे ग्रोथ भी उस तरीके का देगा? देखिए, मेरे ख्याल से एनएमडीसी आयरन ओर की सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है, और जब भी मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तभी आयरन ओर के भी प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हम्म। हमने देखा है कि मेटल में काफी बिकवाली हमको दिख रही है, फेरस नॉन फेरस। एल्यूमिनियम में पिछले 2 हफ्ते से मार्केट थोड़ा सॉफ्ट है। तो मैं कहूंगा कि हम्म। पहला तिमाही का नंबर आने दीजिए, क्योंकि प्राइसेस अगर गिरते हैं तो आयरन ओर के ऊपर भी उसका असर आएगा। और अगर प्राइसेस हम्म। गिरते हैं तो इनका मुनाफा भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो होल्ड करे। बट फ्रेश खरीदारी हमको Q1 के बाद आएगी, जब हमको थोड़ा बहुत आइडिया मैनेजमेंट के साइड से मिलेगा कि प्राइसिंग पे इनका क्या आउटलुक है। ठीक है, और साथ ही साथ अब यहाँ पर कुछ बिजनेस अपडेट्स को भी समझ लेते हैं। बीसीसीएल के बारे में सबसे पहले बात करें तो क्वार्टर 1 में कुकिंग कोल प्रोडक्शन 12.5% घटा है, रॉ कोल प्रोडक्शन भी 11.8% कम रहा, और साथ ही साथ रॉ कोल डिस्पैच 26.9 लाख टन पर स्टेबल देखने को मिला है। सर बीसीसीएल को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब आईपीओ आया था तो इसमें इन्वेस्ट भी किया था, कई ऐसे लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो में अभी भी शामिल होगा, अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ये कंपनी में अगर आपने जो अनाउंसमेंट बताया, इसका असर तो डेफिनेटली आज नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर हम्म। कम होता है तो उसका मतलब रेवेन्यू भी कम होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग मत करिए। मुझे लगता है कि मार्केट जानना चाहेगी कि ये वन ऑफ है या आगे भी इनके जो प्रोडक्शन के नंबर है वो घट के आएंगे। तो मुझे लगता है अगले 1-2 महीने का थोड़ा सा नंबर डेटा आने के बाद ही यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान आएगा। आज तो शेयर डेफिनेटली एक वीक ट्रेंड से ही ट्रेड करेगा। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बैंक्स के भी बिजनेस अपडेट निकल करके आए हैं। सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो कुल बिजनेस जो है वो 15.33% बढ़ करके 2.67 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। डिपॉजिट की बात करें तो नेट डिपॉजिट 12.16% बढ़ करके 1.47 लाख पर रहा। इसके अलावा जो लोन है उसके बारे में बात करें तो 19.5% बढ़ करके 1.1 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। सर पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर आपको मिड टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से कैसे लग रहे हैं? पॉजिटिव यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से शेयर तो काफी